हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी गर्मी अभी पड़ने लगी है, तो हम आपको एज ए मेंटर सजेस्ट करेंगे कि आप लोग घर में अच्छे से रहें और ज़्यादा लू में ऐसे भाग दौड़ नहीं करना है। ऐसे शादी ब्याह का भी माहौल चल रहा है, मोटरसाइकिल उठा के लोग अभी भागने दम रोड पे गमछा लपेट के चल दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग का ये गर्मी है जिसका लू का तापमान बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, ऐसे हमारा प्रिडिक्शन किया गया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि आपकी स्टडी बहुत अच्छा और सुगम तरीके से चल सके। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दें और अच्छा सा लिक्विड डाइट लेते रहें। तो हम लोग इकोनॉमिक्स का दौड़ लगा रहे थे और इकोनॉमिक्स को बहुत ही टेक्निकल तरीके से समझ रहे थे। जैसे कि बहुत सारा बच्चा लोग को बहुत तकलीफ हो रहा था कि सर अब बीपीएससी इकोनॉमिक्स में घुस गया है, बहुत टेक्निकल टेक्निकल सवाल पूछने लग रहा है, बैंकिंग से सवाल पूछ दे रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी से सवाल पूछ रहा है, इन्फ्लेशन से सवाल पूछ रहा है। तो बीपीएससी का इस जब बीपीएससी ने इस एरिया को टारगेट किया इकोनॉमिक्स का, तो हम लोग भैया उस एरिया में अपने बदौलत और अपने मेहनत के बदौलत उस दिए गए चुनौतियों को जीत करके आगे निकलना है। तो उसके लिए हम लोगों ने आपके लिए लेक्चर को शेड्यूल किया था और कहानी आपके सामने रखे थे। उस कहानी को आप लोग समझें कि हम लोगों ने अभी तक इकोनॉमिक्स के लेक्चर में आपके लिए क्या रखा था। तो पहला बात हम आपको बता दें, जो कि पढ़े थे हम लोग, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक्स के सेक्टर को देखेंगे, फ्लो ऑफ इनकम को देखा था। तो इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्त, उस प्लेलिस्ट में जाइए। आप लोग शुरू से कोई चीज को शुरू करिए। आप हमरा से पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, बहुत अच्छा बात है। अगर आप किसी और से पढ़ रहे हो तो वहां भी आप उनके लेक्चर को, उस टीचर को लेक्चर को शुरू से देखो। क्या है भाई कि कोई किसी भी कार्य को शुरू करते हो आप तो उसके इनिशियल फेज से करोगे तो आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगा। अगर आप यहां से हमारे इस लेक्चर से जुड़ रहे हो, बैंकिंग से जुड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ो, देखो इस वीडियो को। लेकिन इसके पीछे जैसे कि हमने करा रखा है मॉनेटरी पॉलिसी। अब आप एक बात बताइए, मॉनेटरी पॉलिसी आप नहीं समझे रहेंगे, आपको इसका मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन नहीं पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी में भैया कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, सीआरआर आपको नहीं पता होगा, एसएलआर आपको नहीं पता होगा। तो कहानी आपको बैंकिंग में, अगर हम भैया तीसरा तीसरा हमने आपको बैंकिंग, जिसमें कहानी आपको हम समझाएंगे। इस मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ हमने आपको इन्फ्लेशन करा रखा है, इन्फ्लेशन करा रखा है आपको। तो इसमें हमने आपको सारी कहानी बताई। अगर भैया हम इसलिए आपको बोल रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कर लो जाकर के, अब नहीं किए रहोगे भाई, अब नहीं किए रहोगे तो हम कह देंगे कि बैंकिंग सिस्टम में, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर, शेड्यूल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है। तो आपको समझ में नहीं आएगा सर सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है। तो इस सारी टेक्निकलिटीज को हमने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा रखा है। तो भैया जाके पढ़ना पड़ेगा वहां आपको, ये सारी लेक्चर को आपको पहले करना पड़ेगा। आप हमारा लेक्चर से कर लीजिए या फिर आपको एनसीईआरटी क्लास 12th की किताब उठाइए, ओकरा से कर लीजिए। तो आपको ये सब चीज को टेक्निकल पता होना चाहिए। हम बोलेंगे आम आओ, समझ में नहीं कुछ आएगा। तो पहले ही सब कहानी को समझ लीजिएगा, तब कहानी का प्ररूप और स्वरूप आपको मजा से समझ में आएगा, जिसका हम लोग का आज क्या है, बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। जिस चर्चा के विषय में हम लोग के पास सवाल और जवाब करते हुए कुछ टॉपिक्स रखे हैं आपके सामने। इस टॉपिक्स को देखिए। पहला हम लोग बैंकिंग सिस्टम शुरू करेंगे, उससे पहले कहानी को समझेंगे, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, यानी भारत में बैंकिंग का उद्गम कब हुआ और कैसे लगातार और निरंतर होते आ रहा है। तो इस चीज को समझेंगे, इस मैटर को समझेंगे कि कैसे कहानी बनता, ये ग्राफ को देखेंगे, हम आपको ग्राफ बताएंगे कि कैसे बैंकिंग का कहानी 1770 से बैंक ऑफ हिंदुस्तान से शुरू होती है और कैसे आज 2025 में ये बैंकिंग की कहानी है। तो ये पूरी जर्नी आपको हम समझाने जा रहे हैं। तो किसी का बेस को समझना होगा, उसकी जड़ को समझना होगा, तब जाकर के उस बड़े पेड़ की कहानी को समझ में आएगा। तो हम लोग इस चीज को देखेंगे। इसको हमने क्या किया है, अब इस यहां हर देखिए, जड़ से
भाई फुनगी तक पहुंचने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को इसको पार्ट वाइज में करेंगे, है कि नहीं। ऐसे भी एक ही बार कहानी आपको कहने लगेंगे कि 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, फिर 83 में आकर के 1932 के आसपास के आकर वो बंद हो गया, उसके बाद ये फैक्ट हो गया, उसके बाद बोलेंगे आपको कि बैंक ऑफ मद्रास खुल गया, बैंक ऑफ बॉम्बे खुल गया, बैंक ऑफ बंगाल खुल गया, तो आपको क्या होगा कि सारी चीजें कुछ समझ में नहीं आएगी। सर कौन बैंक कब खुल रहा है, इंपीरियल बैंक कब खुल गया, स्टेट बैंक में कब मर्ज हो गया, इसमें आरबीआई का हम लोग का फॉर्मेशन हो गया, आरबीआई नेशनलाइज हो गया, तो ये क्या है, ये आपके लिए फैक्ट मात्र है, तो हम ऐसे नहीं रखेंगे आपके लिए। आपको क्या है कि हम एक सिस्टम में, हम फेज वाइज आपको कहानी को क्लियर करेंगे। यानी कुछ होगा ना, बैंकिंग का शुरुआत हुआ, उसके बाद एक फेज बनाएंगे, उसके बाद एक फेज बनाएंगे, जिसको हमने फेज का नाम देने का काम किया, क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। आपको समझ में आ रहा होगा, पोस्ट का मतलब भारत की आजादी के बाद, भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद का कहानी प्री इंडिपेंडेंस, यानी 1947 से पहले बैंकिंग का क्या कहानी था। तो देखिए हमने आपको आजादी को एक बेस पॉइंट पकड़ लिया कि भारत आजाद 1947 में हुआ, सबको ये बात पता है, तो उसको एक हमने बेस पॉइंट रख लिया। अब उसके पीछे क्या क्या बैंक का कहानी था, उसके बाद बैंक का कहानी था क्या था, वो हम लोग अच्छे से आपको समझाएंगे। उसके बाद भारत जब आजाद हुआ तो उसके 20 साल के बाद का एक फेज को पकड़ेंगे हम लोग। उस दौरान बहुत सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे निजीकरण में बैंक थे, वो प्राइवेटली ओन्ड थे, जैसे कि आप लोग आज सुनते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सब किन के एग्जांपल्स हैं, ये सब आपको प्राइवेटली ओन्ड एग्जांपल है। या तो कोई एक, मान लीजिए हम है तो हम एक मालिक हो सकते हैं, या एक हमारा कॉर्पोरेशन हो सकता है, एक संगठन एक मालिक हो सकता है, 10 लोग 12 लोग एक मालिक हो सकते हैं, या फिर 3-4 कंपनियां मिलकर के एक बैंक खोल ली, तो ये सब भी प्राइवेट बैंक होते हैं। तो इनका दौर कब आया, कब सरकारी बैंक का दौर था, उसके उस चीज को देखेंगे। इसी चीज, ये हमारा सरकारी बैंक का दौर था, नेशनलाइजेशन फेज। इस कहानी को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। और लास्ट में लिबरलाइजेशन एरा, जो कि आप लोग सब सुने हैं कहानी, 1991 का रिफॉर्म, 1991 का रिफॉर्म, जिसको एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, जिस रिफॉर्म को एक बार इधर देख लीजिए, एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन किसका, बहुत सारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन, ये चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स का ही ये चैप्टर है। इसके अच्छे से हम आपको कहानी कराएंगे जब हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कराएंगे, 5 ईयर प्लान कराएंगे, जहां जहां बीपीएससी का बहुत टेक्निकलिटीज में सवाल है, मेंस को लेकर के और प्रीलिम्स को लेकर के। तो ये हमारे लेक्चर से हम इस तरह से करा रहे हैं सर कि आपको 25 से 30 लेक्चर इकोनॉमिक्स में पढ़ लिए, आप पढ़ने के बाद आपको दिक्कत नहीं हो इकोनॉमिक्स में। भला ही आपका किस्मत खराब हो, परिस्थितियां सही नहीं हो किस्मत को लेकर के, तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा, लेकिन भाई तैयारी के वजह से सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। मेरा यही टैगलाइन हर एक एस्पिरेंट को रहता है, हर एक तैयारी करने वाला को रहता है कि सवाल इतना अच्छे से बना दो, सवाल इतने अच्छे से कर दो कि खुद में कॉन्फिडेंस रहे कि सवाल के वजह से मेरा तैयारी नहीं रुकेगा, मेरा सिलेक्शन नहीं रुकने जा रहा है। तैयारी इतना अच्छा हो मेरा कि तुम सामने से एग्जाम ले लो, हमको हम देने के लिए तैयार हैं, हम एग्जाम पास कर जाएंगे। लेकिन किस्मत का रोल 1-2% किन्हीं किन्हीं में 10% तक हम लोग लेके चलते हैं कि अगर किस्मत चाहा तो आप पीसीएस ऑफिसर रहेंगे, आईएएस ऑफिसर रहेंगे। तो अगर किस्मत का साथ अगर सिर्फ ना हो तभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन तैयारी के वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बैठ के पछताएं एक दिन कि तैयारी तनी और बढ़िया रहता तो सिलेक्शन हो जाता, तो ये बड़ा लतखोर वाला बात हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान देंगे हम लोग। तो देखिए हमने कैसे कहानी को आपके सामने प्रस्तुत किया है। पहला ही प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी बिफोर 1947। 1947 से पहले आप लोग क्या करो, सब बैठल रहता है एकदम शांति से, कहानी जैसा सुनता है। कहानी जैसा सुनोगे भैया अभी समझ में आएगा, लेकिन एगो पन्ना तो लो, ऐसे एगो पन्ना लो, ऐसे एगो पन्ना है आप लोग के पास कॉपी में, ये जो पनवा है, पनवा काहे खातिर है, खाली एकरा में डिजाइन बनाने के लिए है। इसको में क्या करिए, हम तो गोल बनाए हैं, आप लोग ऐसे रखिए, उसके बाद ऊपर टॉपिक लगाइए, इवोल्यूशन ऑफ बैंक, और कहानी को ऐसे लिखिए, ऐसे लाइन खींच दीजिए, और उसके बाद पहला पहला बात क्या बताए थे, प्री इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस 1947 से पहले, ऐसे करके ऐसे बनाएंगे तो कहानी आप लोग के लिए इजी होगा, सुगम होगा।
हम नोट्स आपको कभी हमको मौका मिलेगा जब हम तैयारी करते तो नोट्स बनाते थे तो ऐसे ही वही था, किस्मत साथ नहीं दिया तो हमारे अंदर तैयारी किया हुआ था तो हम आप लोगों के सामने डिलीवर कर रहे हैं। पढ़े हुए रहोगे मेरे भाई, पढ़े हुए तैयारी में आपकी जो क्या बोलते हैं वो लोहा जैसी जो तकरार रहेगी, वो लोहा जैसी जो चमक रहेगी, सोना जैसा चमक रहेगा, तो आपको पढ़ा हुआ विद्या कहीं नहीं। कहा जाता है यूपीएससी बीपीएससी जो स्टेट पीसीएस और सिविल्स की जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं उनकी पढ़ाई कहीं व्यर्थ नहीं जाती है। मान लेते हैं किस्मत आपका सपोर्ट नहीं किया, किस्मत आपका साथ नहीं दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप इतने सक्षम होंगे, आप इतने दृढ़ व्यक्ति होंगे कि आप किसी ना किसी फील्ड में हमेशा परचम लहराते हुए पाएंगे। तो तैयारी इस ऐसा कर लो कि बस आपको आपका किस्मत रोक सकता है, और कोई कोई किस्मत को भी हरा दिया करते हैं, वही तो बाजीगर होते हैं। चलिए इसी तरह से नोट्स बनाना है आपको, हम नोट्स का एक स्वरूप दे दिए हैं, तो बैठ के ऐसी राम कहानी नहीं सुनना है, कहानी को बनाते हुए चलना है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस का इसी कॉलम बनाएंगे, कॉलम बनाते चलिए यार, कॉलम कहानी को एकदम ऐसे क्लियर कर देंगे कि किसी को बैठ के आदमी जाकर के 2 लाइन सुनाओ किसी को तो लगे कि हाँ सिस्टमैटिक पढ़ाई कहीं से किए हो या खुद से पढ़े हो। खुद से अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो इसी तरह से एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर, मेरा जितने भी लेक्चर होता है प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी बेस्ड होता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब हम थोड़ा शॉर्ट में भागेंगे जो कि हमारा कोढ़ैया वाला आदत है। 1947 के बाद, 1947 के बाद तीसरा नेशनलाइजेशन फेज, नेशनलाइजेशन फेज या एरा जो कह ले, यानी 1947 के 1947 से लेकर के 1969 से लेकर के 1991, 1991, और लास्ट वाला आपको तो बढ़िया से पता ही है जो क्या है, लिबरलाइजेशन एरा, एलपीजी एरा, जो क्या है 1991 के बाद। आप लोग इस तरह से एक फ्रेमवर्क बनाओ, किसी भी स्टडी करने का एक तरीका होता है, उस तरीका को अपनाएंगे तो आपको सुगम होगा चीजें। ऐसे नहीं कि जैसे तैसे जहां मन तहां से कुछ कुछ उठा के अनाप शनाप पढ़ लेना है। तो हम लोग कहानी देख रहे थे इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, तो आपको अभी तक दिमाग में एकदम सटीक हो जाना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट कि कहानी कैसे हम लोग को करना है। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, नेशनलाइजेशन फेज। तो किसका नेशनलाइजेशन फेज? बैंकों का नेशनलाइजेशन। हम लोग अभी देखेंगे कि 14 बैंक का एक साथ नेशनलाइजेशन होता है इंदिरा गांधी के टाइम में, फिर 6 बैंकों का होता है, मोटा मोटी 20 बैंक का नेशनलाइजेशन, यानी सरकार अपने अंदर लेती है। काहे लेती है, कहानी को समझेंगे तो ये पूरा कहानी आपके सामने है कि किस तरह से बैंकों का नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी के टाइम किया गया, उस एरा में किया गया। 1969 से लेकर के 1991 के बीच में हम लोगों का 20 बैंक को नेशनलाइज किया गया, जो जिनका वजह बना सिर्फ और सिर्फ लोगों का वेलफेयर, लोगों के बीच में बैंकों का पहुंच, रूरल एरिया में पहुंच। पहले क्या हो रहा था, कहानी ऐसा हो रहा था कि साहूकार लोग था, साहूकार लोग क्या करता था, वही लोग खुद बैंक बन गया, बैंक बन गया तो चोर चोर मौसेरा भाई, साहूकार लोग साहूकार को प्रायोरिटी दे, इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रायोरिटी दे, यानी गरीब लोग को ना एग्रीकल्चर के लिए लोन मिल रहा था, ना गरीब को पढ़ाई के लिए लोन मिल रहा था। तो सरकार को इसमें कूदना पड़ा, फ्रंट फॉरवर्ड होकर के बैटिंग करना पड़ा और बैंकों को नेशनलाइज करना पड़ा कि सरकार के अंदर इसको लेंगे तो फिर भाई सरकारी है, तो सरकार क्या सोचती है, सरकार का 51% शेयर होता है जिसमें सिर्फ लोगों का वेलफेयर को सोचती है, सोसाइटी का वेलफेयर को सोचती है, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में सोचती है। तो देखिए कहानी शुरू होता है प्री इंडिपेंडेंस एरा की। हमने आपको कहानी बोला था कि यहां से सुगम करेंगे आपको, तो कान खोल के चुपचाप राम कथा जैसा कहानी सुनिए और 3-4 बात आपको कॉपी में लिखना है, बाकी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो पहला कहानी है 1947 के पहले, यानी आजादी के पहले। आजादी के पहले की कहानी को समझते हैं। तो पहला बैंक जो हम लोग का आजादी के पहले खुला उसको बोलते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऐसे ही आप लोग को बनाना है, हम 1-2 पेज आपको हम बना के दिखा दे रहे हैं ताकि पीपीटी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और डिटेल नोट्स हो, इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये 1770 में, 1970 नहीं 1770 में ये पहला बैंक खोला गया भारत में। इस समय भारत क्या था, ब्रिटिश के अंडर था। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ब्रिटिश के अंडर
भारतीय पहला बैंक 1970 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो भाई ज्यादा दिन नहीं चल पाया। खैर खुला तो ये लगभग 60 62 साल 1832 में बंद। ऐसे कहानी, ऐसे नोट्स को बनाइए। हम आपको यही लाइव आपको बता रहे हैं कैसे नोट्स को बनाना। तो नोट्स को ऐसे ना बनाओ ताकि पढ़े में तोरे आसानी हो, ना कि बनाए नोट्स ऐसा दम घर के किताबें छाप लिए तो किताबें पढ़ लेते हैं से बढ़िया। काहे का नोट्स और पीडीएफ और ये सब नोट्स चाहिए। तो इस तरह से बनाइए नोट्स को ताकि समस्या आप लोग को नहीं हो। आइए थोड़ा सा पीडीएफ दिखा देते हैं कि किस तरह से खराब हैंड राइटिंग हमारा ये है, पूरा हम इसके लिए फेमस हैं। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। दैट बैंक वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, लेकिन ये फेल हो गया सर 1832 आते हुए। तो एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझाते हैं कि जब 1770 में ये बैंक खुला तो खुलते के साथ इसके लक्षण बढ़िया नहीं थे। 1770 में ये बैंक खुला तो 1795 आते आते इस बैंक में बहुत सारा बवाल हुआ लेकर के, बहुत सारा डिस्प्यूट हो गए बैंक में रिसीट को लेकर के। अभी आपको पढ़ाएंगे आगे रिसीट और एक्सपेंडिचर को लेकर के। तो बैंक खुद से मेंटेन नहीं कर पा रही थी, पहला बैंक थी, मनमानी ज्यादा था, लोग को पहले ही बैंकिंग सेक्टर का आदत लगाना था लोगों का। तो यहां पर थोड़ा सा धांधली ज्यादा हुआ। तो इस बैंक को लेकर के ना ट्रस्ट लोगों का घट रहा था और विद्रोह भी थोड़े थोड़े हो गए थे, क्योंकि बैंक में पैसा जमा कर रहा था लोग, उसको डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो कुछ इस तरह का माहौल, इस तरह का चोरी वाला बात समझिए, चोरी वाला घटिया टाइप का हरकत यहां होने लगा था। तो इसका ट्रस्ट ना अराउंड 1800 आते आते बहुत डामाडोल हो गया था। तो ब्रिटिश सोचा कि अगर हमको बैंकिंग सिस्टम को सही करना है तो ऐसे सेंट्रल लेवल पे एक बैंक नहीं छोड़ सकते हैं, हमको क्या करना होगा प्रोविंशियल लेवल पे। यानी जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग के बिहार में बहुत सारा शाखाएं हैं पीएनबी का, पंजाब में है, दिल्ली में है, यूपी में है, झारखंड में है, हरियाणा में है। तो बहुत अलग अलग पंजाब नेशनल का शाखाएं हैं, एक सेंटर में तो खाली सिर्फ आरबीआई है। तो उसी तरह सर ब्रिटिश ने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग शाखाएं खोलेंगे। कहां कहां? बंगाल, बॉम्बे, जैसे लिख रहे हैं ट्रिक बताएंगे याद रखने का, और तीसरा मद्रास। सर अब याद कैसे रहेगा? सीक्वेंस वाइज अरेंज करने लिए सवाल आज नहीं 71वीं नहीं 72वीं में आने जा रहा है। तो एक दो साल में ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा कि अरेंज द फॉलोइंग बैंक ओपेन्ड बाय द ब्रिटिश इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। किस तरह से अरेंज करिए सीक्वेंस वाइज। पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला था कि बैंक ऑफ बंगाल खुला था कि बैंक ऑफ, तो सर कैसे याद रखेंगे? हिंदुस्तान वाला तो याद रहेगा क्योंकि ये पहला बैंक है। तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को याद कैसे रखेंगे? तो देखिए बी, बी क्या है? अल्फाबेटिकल से बी, तो सर दोनों बी है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में दूसरा लेटर को फिर देखते हैं हम लोग, तो ई आ गया। ई यानी बंगाल पहले आएगा, ओ बाद में आता है। तो यानी पहले बंगाल, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। ये सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग का कहानी है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर सिटिंग अरेंजमेंट में समझना। ठीक है, चलो तो इस कहानी को समझते हैं। रीजनिंग थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं हम, याद करने का तरीका बता रहे हैं। अब इतना भोथर तो नहीं होंगे कि ये चीज भी नहीं समझ में आया होगा। तो पहला क्या था भैया? बॉम्बे। पहला था बंगाल, अभी सिटिंग अरेंजमेंट का कहानी समझाए। पहला क्या था? बंगाल। बी के बाद दूसरा भी क्या है? बी है। तो हम लोग दूसरा लेटर देखेंगे तो एबीसीडी में ई पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो पहले ये याद रखने का ट्रिक है। तीसरा मद्रास, ये कब खुला? ये खुला 1806 में, फिर 1840, 1843, ये कहानी हुआ। इसके बाद कहानी क्या हुआ कि 1921 में तीनों को मर्ज कर दिया गया। ये बंगाल, सब नोट्स में होना चाहिए भाई, सब नोट्स में होना चाहिए। एकदम एक एक बात को लिखिए, कहानी आपको एकदम याद होना चाहिए इसे। 1970 में पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद बंगाल, बॉम्बे, मद्रास को खोला गया। उसके बाद 1921 में बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तीनों बैंक को मर्ज करके क्या बना दिया गया? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, जिसको एसबीआई कहा गया। कब? 1955 में, भारत आजाद होने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाए तो इधर से वापस इधर चले जाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहानी मिल जाएगा। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रूट कहां है? ब्रिटिश एरा में है, जहां बंगाल, बॉम्बे और मद्रास बैंक को मर्ज करके 1921 में इंपेरियर बनाया गया था। उसी का नाम 1955 में चेंज कर दिया गया जब भारत आजाद हुआ। कहानी समझ में आया? ये देखिए, रीनेम्ड एज 1955। 1955 में इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एसबीआई रीनेम्ड किया गया। ठीक है, अब कहानी को समझिए। दूसरा फेज क्या है हम लोग के पास? नेक्स्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा की कहानी आपको सॉर्ट आउट हो गई, नहीं हुई तो क्विक रिवीजन एक पेज में आपको दे दें। पहला कहानी 1770, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो बंद कब हो गया? साथ में बोलेंगे 1832। फिर बंगाल, बॉम्बे, मद्रास का बैंक खुला। ये बैंक जाकर के 1921 में मर्ज हो गया इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ईएमआई इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1955 में एसबीआई इसी बैंक का नाम कर दिया गया। कहानी क्लियर? अब कहानी को समझिए। जब ये कहानी क्लियर हुआ है आपका, तो एक कहानी आपको और समझाते हैं। यहां पे पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी तक की कहानी समझिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस की कहानी को समझते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1947 के बाद की कहानी है। तो 1935 में क्या होता है? 1935 में हिल्टन यंग कमेटी, हिल्टन यंग कमेटी क्या करती है? एक रिकमेंडेशन देती है। ये रिकमेंड करती है, रिकमेंडेड क्या? कि एक सेंट्रल बैंक बनानी चाहिए। तो इसके रिकमेंडेशन से क्या बना? आरबीआई। तो सवाल बनता है भैया कि आरबीआई का रिकमेंडेशन किस कमिटी के थ्रू बना था? तो हिल्टन यंग कमेटी, और सिंपली आप लोग याद रखेंगे यंग कमेटी। ठीक है, तो यंग कमेटी के रिकमेंडेशन से कब? 1935 में। 1935 में रिकमेंडेशन हुआ और उनके रिकमेंडेशन से आरबीआई का फॉर्मेशन हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना है? आजादी से पहले, यानी ब्रिटिश सरकार में। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ है? जैसे ही आजाद हो जाएगा सब चीज नेशनलाइज हुआ था, तो 1949 में। आजादी के 2 साल के बाद आरबीआई को नेशनलाइज, यानी आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में। बना कब? 1935 में। किसके रिकमेंडेशन से? तो हिल्टन यंग कमेटी। ये बात आप लोग ध्यान देंगे, ये बात सवाल का था इसलिए हम आपको बता दें। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया? 1949 में, बिकम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आइए, इसके कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आरबीआई के कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। आरबीआई कुछ अपने कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपको हम बता दें कि आप लोग को ये सब बात आपको याद रखना होगा, छोटी छोटी बात है, ये सब छोटी छोटी बातें आपको घर कर जाएगी कब? प्रीलिम्स में, मेंस में, जब इस तरह का लॉन्ग आंसर आ जाता है। तो आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है करेंसी को मैनेज करना, करेंसी प्रिंटिंग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना, मॉनेटरी पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन कराना, इन्फ्लेशन को चेक करना, एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस को देखते रहना और उसको इंप्लाई कराना। देखिए, मैनेजिंग मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंक, बैंकों को ध्यान देना कि कोई बैंक बदमाशी तो नहीं कर रहा है, उसको मोरली समझाता है जाकर। क्वालिटेटिव टूल में देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी में हमने आपको बताया है, तो देखोगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हमने बताया कि आरबीआई गाइडलाइन भेजता है, मोरल सुएशन, मोरली समझाता है कि नहीं ऐसा मत करो, अगर बैंक रेट हम घटा रहे हैं तुमको, तो लोगों को तुम लोन कम रेट पे दो, इस तरह से बदमाशी मत करो। ये क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आरबीआई को एक ताकत देती है। कैसा ताकत देती है? सुपरवाइज करने के लिए कॉमर्शियल बैंक को। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, अभी अभी भी जितने हैं, उस टाइम जितने थे उनका बात कर लेते हैं हम। जैसे उस टाइम एसबीआई, पीएनबी, ये सब जितने भी बैंक थे, इन सबको क्या देती है? उस समय सरकारी बैंक ज्यादा था, इसलिए सरकारी बैंक का एग्जांपल ले रहे हैं। इनको ये 1949 बैंकिंग एक्ट, रेगुलेशन एक्ट उनको पावर देती है उनके सुपरविजन के लिए। और एक बात को समझिए, हम लोग इस एरा को पढ़ रहे हैं, इस एरा में कहानी और क्या हुआ उस कहानी को देखिए।
इस एरा में एक कहानी और बनती है। क्या बनती है? 1960 आते आते हम लोग का है 1947 से 1969। इसमें मेन मेजर काम क्या हुआ सर? इसमें मेन मेजर काम हुआ है आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 में। उसके बाद आरबीआई रेगुलेशन एक्ट, जिसके थ्रू आरबीआई को पावर दिया गया कि जितने भी कॉमर्शियल और शेड्यूल्ड बैंक हैं उनको सुपरविजन करिए, उनको सुपरवाइज करिए। तो 1960 आते आते आरबीआई की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में पता चला कि जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड बैंकिंग सेवाएं हैं। कहां कहां तक लिमिटेड है? तो सर ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है रूरल एरियाज में और इंडस्ट्रियल एरियाज में। बड़ा विडंबना था। तो ये लिमिटेड यही है, तो कहां कहां नहीं है? 1960 का एक रिपोर्ट आया जब आरबीआई को कि कहां कहां हमारा ब्रांच है पीएनबी का, एसबीआई का, ये सब। तो बोला कि ये सब सिर्फ रूरल एरियाज में, सॉरी रूरल एरियाज बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए यहां पर करेक्ट करेंगे आप लोग, अर्बन एरियाज में। अर्बन एरिया में, शहर में, और जहां जहां इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता वाला एरिया था उधर बंगाल का, उधर हो गया। फिर इधर आपका बिहार में तो नामो निशान नहीं था बढ़िया बढ़िया बैंक का, तो बिहार का कुछ कुछ था, पाटलिपुत्रा एरियाज में कुछ कुछ बैंक थे, फिर इधर गया साइड में बैंक थे। हिस्टोरिकल हम बात कर रहे हैं। बाकी तो आप देख लीजिए 38 जिला में बहुत जगह कोई बैंक भी नहीं था उस वक्त। 1960 का कहानी, इक्का दुक्का बैंक था उस टाइम में। तो ये रिपोर्ट आया तो इसमें देखा गया कि रूरल एरियाज और अनडेवलप्ड सिटीज हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, यहां पर तो बैंकिंग सेवा ही नहीं है। हमको अच्छे से याद है जब हम छोटे तो हमारा भी बैंक 8-10 किलोमीटर दूर था, लेकिन बैंक एक ऐसा इसेंशियल्स है कि वो आपके लिविंग रेसिडेंशियल एरिया के 1-2 किलोमीटर में हो, जहां वॉकिंग डिस्टेंस आप जा सके। बैंक एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हम लोग का लाइफ का, जैसे मोबाइल आज का डेट में है। तो सोचिए कि 1960 में ये बैंकिंग एरिया लिमिटेड था इतने लोगों के बीच में, और ऑनर्स भी इसके लिमिटेड थे। ऑनर्स भी इसके लिमिटेड थे। कहां कौन कौन लिमिटेड थे? ये सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बड़े बड़े जमींदार थे। ठीक है, कहानी को यहां पर समझिए। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की कहानी, ठीक है। टिल 1960 मोस्ट ऑफ द बैंक वेर प्राइवेटली ओन्ड एंड रीच्ड इन लिमिटेड रीच्ड इन रूरल एरिया। लिमिटेड रूरल एरिया में रीच करते थे, और एग्रीकल्चर लाइक जैसे सेक्टर में यहां कोई उनका योगदान नहीं था। अब आइए नेशनलाइजेशन फेज को हम लोग देखते हैं। हम लोग ये कहा कि 1969 से लेकर के 1991 तक बैंकों का भरामार नेशनलाइजेशन हुआ। तो इसमें हम लोग दो फेज में देखेंगे। फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि वजह क्या हुआ। जब हम आपको कहानी समझा रहे थे पीछे 1960 की वो कहानी, जिसमें क्या थी, बैंक जो थे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटली ओन्ड थे, लिमिटेड रीच था, रूरल एरियाज में बहुत कम रीच, अर्बन एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा रीच था। तो इस वजह से यही कारण बना कि बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। और फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन जो कि इसको दो फेज में शेयर करेंगे आपको, 1969 में हुआ, जिसमें 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक को सरकार के अंदर ले लिया गया, यानी उन्हें सरकारी बना दिया गया। अब सवाल उठता है कि सर इनको सरकारी क्यों बनाया गया? तो 1960 का जो रिपोर्ट था आरबीआई को मिला था, सेंट्रल बैंक को मिला था, सरकार को मिला था, उसमें सरकार ने पाया कि लिमिटेड रीच है, लिमिटेड रीच टू रूलर, रूलर गांव में लिमिटेड रीच है, बहुत ना के बराबर, और अनलिमिटेड रीच कहां है? अनलिमिटेड है अर्बन में, इंडस्ट्रियल एरिया में। और सरकार ने पाया कि हम ये जो लोन्स है वो एग्रीकल्चर को नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को मिल रहा है।
और इसके जो मालिक हैं वो क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और इसमें समस्या था इकोनॉमिक प्लानिंग का, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भैया इन लोग को इकोनॉमिक प्लानिंग का जरूरत ही नहीं है ना। जो लोग रईस है आज के डेट में, जो लोग अमीर है, ओकरा इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या जरूरत है। जे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया का गाड़ी से घूम रहा है, ओकरा कोई जरूरत है इकोनॉमिक प्लानिंग का? उसका इकोनॉमिक तो ऑलरेडी बूस्टेड है। इकोनॉमिक प्लानिंग का जरूरी हमरा आप लोग जैसा लोग का है, जिसको 5,000 रुपए का भी डिमांड आ जाता है तो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि कैसे कैसे चीजों को मैनेज करें। इकोनॉमिक प्लानिंग का जरूरी उसको है जिसको बेटी का दहेज देना है, बेटी का शादी करना है, जिसको बेटा का एडमिशन कराना है, बेटी को पढ़ाई के लिए आगे भेजना है, उसको इकोनॉमिक प्लानिंग का जरूरत है। तो जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल से इकोनॉमिक प्लानिंग का कोई जरूरत ही नहीं था ना। दे ऑल आर रिच एंड द बैंक्स आर इन द हैंड ऑफ द रिचर पीपल। लोग, बैंक जितने भी थे उन्हीं के हाथ में थे, लोन उन्हीं को मिल रहा है। सरकार अब सोच में पड़ गई कि भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बैंकों को अपने अंडर में लो। यही तो कारण बन गया, 14 को बैंक को नेशनलाइज किया गया। तो सेकंड फेज की कहानी को समझिए। फिर सेकंड फेज की कहानी आती है, 6 बैंक और लिया गया, 6 more banks were taken by the central government and they were nationalized। उनको फिर से नेशनलाइज किया गया। इस वक्त आते आते सेकंड फेज की कहानी आते आते, ये फेज कब शुरू हुई थी? लगभग 1980 आते आते 80% ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेंस वालों, मेंस की तैयारी कर रहे हो आप। जब मेंस की तैयारी, भाई प्रीलिम्स का हमको तो इतना पता है कि कोई इंटीग्रेटेड तैयारी नहीं करता है, अरे हमू नहीं करते थे, जो सच्चाई है वही बात है। प्रीलिम्स के लिए पहले करते हैं, प्रीलिम्स के साथ साथ जितना बढ़िया से पढ़ लिए उसको हम लोग रिफाइन करते हैं मेंस में। लेकिन हम कितना भी आपको भाषण दे दे, हम कितना भी आपको समझा ले, सच्चाई यही है, जो सच्चाई है उसी पर बात करेंगे। हम कितना भी भाषण दे दे कि सर प्रीलिम्स का तैयारी के साथ साथ प्लस मेंस लेकर के चलिए, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता है तो नहीं करता है, टॉपर हो जाए चाहे ड्रॉपर हो जाए, नहीं करता है। हाँ, पढ़ता सब है, लेकिन ई कह दीजिए कि अगर सितंबर में बीपीएससी 71वीं होने वाला है और तनी 65वीं और 67वीं मेंस का भी तनी 2 आंसर रोज लिखो, तो नहीं लिखेगा। हम नहीं लिखे, बहुत सारे बच्चा टॉपर तक नहीं लिखता। वो मेंस का तैयारी, प्रीलिम्स का तैयारी 100% हो जाएगा तो फ्री टाइम में 100% हो गया ना, तो फ्री टाइम में मनमौजी खा तो एक आध वो आंसर लिख लिया। अप्रोच तो है गलत, लेकिन है सच्चाई। करना हम लोग को P+M ही है, पढ़ा भी उसी तरीके से रहा है, हमको भी उसी तरह से पढ़ाया गया था, बाकी लोग को भी पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके से। तो करना यही है, P+M ही चलना है। लेकिन चलोगे नहीं, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, तो हम बकवास ऐसे फालतू करेंगे नहीं, फालतू का मोटिवेशन आप लोग के सामने पटकेंगे नहीं। तो जो करना होगा आप ही लोग करना, लेकिन हम सजेशन में किनारे दे दिए हैं। तो आइए, 80% ऑफ बैंकिंग सिस्टम वाज अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है 80%। कब? 1980 आते आते, यानी 1969 से कहानी शुरू हुआ और 1980 आते आते ये कहानी 1980 आते आते ये कहानी बन गई। बात समझ में आया? तो 1 साल इधर और 10 साल, 11 साल, मोटा मोटी 10-12 साल में ये कहानी 80% बैंक जो है सरकार के अधीन आ गया। आइए कहानी को समझिए। इसी बीच एक और कहानी होती है 1875 में, सॉरी 1975 में, RR20। अब बोलेंगे सर ये RR20 क्या है? रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक की शाखाएं खुलेगी। किनके रिकमेंडेशन से? ये सब प्रीलिम्स का बात है भाई, मेंस का हम भी बात नहीं ज्यादा करेंगे, वो मेंस का बैच में ही करेंगे। वो क्या है? किनके रिकमेंडेशन से? नरसिम्हा राव कमेटी, नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन से क्या हुआ? RR20 को 1975 में। तो नेशनलाइजेशन फेज के बात को समझिए, जो 1969 से शुरू होती है और 1980 के अप्रॉक्स चलती है, 1991 के अप्रॉक्स चलती है, जिसमें 1969 में
क्या किया गया, 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया और 1980s में 6 मोर बैंक को नेशनलाइज किया गया और 1975 में आरआरबी रीजनल रूरल बैंक को स्टैब्लिश किया गया। किनके रिकमेंडेशन से, नरसिम्हा राव कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, ये बात को आप लोग को क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा पीपीटी को देख लेते हैं, पढ़ देते हैं, नहीं तो मास्टर कहेगा कि बच्चा लोग मास्टर साहब पीपीटी वो काहे बनाते हैं। देख लीजिए, सर्विस करने के लिए अनबैंक्ड एरिया को देखने के लिए, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए नेशनलाइजेशन फेज को किया गया था, 14 बैंकों को किया गया था। आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, आप पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, इस स्लाइड को देख लीजिए, इस स्लाइड में क्या कहानी है, वही सब कहानी है। स्लाइड वो तो हम ही बैठ के बनाए हैं, तो हमको पता है। स्लाइड इसलिए बना देते हैं ताकि कोई पॉइंट ना छूटे। लास्ट में हम ऐसे 6 बैंकों को और सेकंड फेज में किया गया, क्रिएशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, यहाँ पर डाल दीजिएगा नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन से, उन्हीं के रिकमेंडेशन, उन्हीं के देखभाल में इस कमेटी को बनाया गया था। अब आते हैं लिबरलाइजेशन फेज। पहला सवाल होता है कि लिबरलाइजेशन फेज क्यों आया, एलपीजी रिफॉर्म। शॉर्ट में आपको बताएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मेंस वाला बैच में जाएंगे डिटेल में। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब क्लास किए नहीं हो तो समझ में नहीं आएगा, तो हम अभी तो समझाएंगे नहीं। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है कब, 1991 में। थोड़ा सा मोटा मोटी समझ लीजिए कि देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट कहने का मतलब है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के बड़ा एक विडंबना सा हो गया। यानी इंपोर्ट कोई कितना कर रहा है, एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, तो मिसमैच बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप लोग ऐसे समझिए, जिनको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर नहीं है, आपको डिटेल में हम अभी नहीं टेक्निकली पढ़ा सकते हैं, इसको हमने पढ़ा रखा है और आगे भी अपकमिंग में आपको हम पढ़ाएंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मिसबैलेंस बहुत ज्यादा हो गया। उस समय क्या होगा कि जब देश पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आ गया कि किसी के पास चावल बहुत हो गया है तो किसी के पास गेहूं बहुत एकदम ही नहीं है, कोई कोई के यहाँ तेल से एकदम पानी नहाने इतना तेल है, एकदम पानी छोड़ के तेल से नहा सकता है, कोई के पास तेले नहीं है, एकदम क्रूड क्राइसिस हो गया, लोग एकदम अकबक अकबक हो गया, समस्या इतना ज्यादा हो गया। तो उस वक्त अब भारत को इकोनॉमी को खोलना पड़ा, भारत मजबूर हो गया इकोनॉमी को खोलने के लिए कि अब हम भी क्या करेंगे, अलग देश हमारे यहाँ आकर के काम करेंगे, हम भी अलग देश को मौका देंगे, हम भी अलग अलग कंपनियों को मौका देंगे, ताकि हमारे यहाँ भी अच्छे से और सुगम विकास हो। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है, इसके वजह से लिबरलाइजेशन एरा को लाया जाता है। बात को समझ गए, नहीं समझे? आइए, स्ट्रक्चर रिफॉर्म इन इंडिया इकोनॉमी ट्रिगर्ड बाय अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 19, नीड फॉर रिफॉर्म, बैंक लॉ प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक के लॉ को प्रॉफिटेबिलिटी में लाना, यानी बैंक प्रॉफिट में। भाई सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको पड़ा, क्राइसिस आया तो देश में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आया, इकोनॉमिक ये हड़ताल टाइप का हुआ, किसके वजह से हुआ, हुआ तो बहुत सारे वजह से, लेकिन किस पे सबसे ज्यादा भार पड़ा, बैंकों को, बैंकों को मेंटेन करने में भार पड़ा। हाई एनपीए, एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है सर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है कि 90 दिन से ज्यादा आप अगर कोई लोन उन नहीं ना भरेंगे 3 महीना से ज्यादा, तो सरकार जो बैंक होती है वो क्या करती है, उसको नॉन परफॉर्मिंग, क्योंकि बैंक के पास कुछ पैसा आ नहीं ना रहा है, 3 गो ईएमआई आप नहीं भरे तो बैंक के पास कुछ पैसा नहीं आ रहा है, तो जो एसेट्स था उसका, बैंक का दो चार्ट बनता है, एक एसेट्स और एक लायबिलिटी, वो तो उसका एसेट्स था बैंक का, क्योंकि उससे आप बैंक को पैसा मिल रहा था, लायबिलिटी तो आपका था क्योंकि आपने लोन लिया था, तो आपने वो लायबिलिटी को पूरा नहीं किया, तो बैंक के ऊपर एसेट्स वो जो था वो क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग हो गया। अब क्या हो गया, वो नॉट परफॉर्म कर रहा है, नॉट परफॉर्म, समझे बात को? बैंक जो आपको लोन दिया, तो बैंक के लिए वो एसेट्स है, वो पूंजी है, क्योंकि उसको हर महीने महीने उसको मिलना है पैसा, और आप क्या लिए हो, लोन, तो आपके ऊपर लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है उसको वापस करना। तो जब आप उस जिम्मेदारी को फिल कर दिए, तो इसका एसेट क्या हो गया, जो बैंक का जो एसेट था वो नॉट परफॉर्म करने लगा, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉट परफॉर्मिंग एसेट। तो ऐसा बढ़ गया था, सब लोन ले लेके, भाई पैसे नहीं था लोग के पास लोन देने का, खाने का तो पैसे नहीं था क्राइसिस में, तो लोन कहां से भरेगा, ले जाओ भाई मोटरसाइकिल लोन पे लिए तो ले जाओ, मिलता तो उसे मोटरसाइकिल लोन पे, ऐसा नहीं है। जितने भी सब साहूकार लोग थे सब कहां से लाता था, बड़ा बड़ा मर्सिडीज बेंज जाता था एक्सपोर्ट होकर विदेश से शिप में, तो कहां से आता था, तो लोन बैंक देती थी, तो एक्सपोर्ट वहां पे समस्या हो गया था इस वजह से। डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज,
फॉरेन एक्सचेंज बहुत डिप्लीट कर गया, डॉलर, और उस समय डॉलर भी डिप्लीट हुआ था लेकिन रुपये से तो ऊपर ही था, तो और डिफरेंस हो गया इंडियन रूपी या डॉलर में। तो ये समय की कहानी, उस समय की ये कहानी है। तो उसके वजह से नरसिम्हा राव कमेटी की 1991 में बोलचाल हुआ। आइए, और उन्होंने कहा एसएलआर, अब यही इसी सब का बात कर रहे थे जो आज पहली वीडियो देख रहे हैं, पीछे नहीं पढ़ेंगे तो एसएलआर नहीं समझ में आएगा। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एनसीआर कैश रिजर्व रेशियो को इन्हें रिकमेंड किया, नरसिम्हा सिंह ने इन्हें रिकमेंड किया एसएलआर और सीएलआर को फ्री अप कर दो सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इसको फ्री अप कर दो। ये एक मैंडेटरी लिटिगेशन है बैंक के ऊपर, जिनको नहीं पता बता देते हैं, मेंटेन करना पड़ता है। मान लीजिए आप बैंक में 100 रुपया जमा करते हैं तो आरबीआई कहती है कि 10% सीआरआर और 10% एसएलआर अपने पास रखो, उसके बाद बचा कितना 80 रुपया, इससे तुम खर्चा करो या लोन दो। तो सरकार का नरसिम्हा सिंह कमेटी ने कहा कि ये एसएलआर और एसएआर को फ्री अप कर दो, बोलो कि तुम्हारे पास 100 रुपया कोई जमा कर रहा है तो 100 रुपया मार्केट में तुम डाल सकते हो, उसको फ्री अप कर दो ताकि वो फ्री हो जाए। ले भाई पैसा जितना लेना है ले जाओ, मार्केट में पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तरलता चाहिए, पैसा एकदम नहीं था मार्केट में। इन्होंने कहा, बोला कि फिर क्या कहा इन्होंने कि प्राइवेट सेक्टर को बोलो, प्राइवेट सेक्टर को बोलो। आए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए और आकर के प्राइवेट सेक्टर के लोग आए और अपने अपने यहां पर ब्रांचेज खोले, बैंक खोले। फॉरेन बैंक को खोलो, बोलो फॉरेन बैंक को बुलाओ, बुलाओ सिटी बैंक को, और बोलो बुलाओ चार्टर्ड बैंक को, आओ भारत आओ और आकर के अपना खाता यहां पर ब्रांच खोलो। ठीक है, तो ये सब कहानी उन्होंने कहा। रिकमेंडेशन क्या क्या दिया उन्होंने, मर्जर ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंक, ट्रैकलिंग ऑफ एनपीए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, यानी ट्रिब्यूनल्स। इन्होंने बोला कि डेट, जो भी कर्ज था ना इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसको सही करो, उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाओ। उसके लिए ट्रिब्यूनल छोटा सा कोर्ट जैसा होता है, ये इस पे जुडिशरी पावर होता है। ठीक है, उन्होंने फॉरेन बैंक को इंकरेज किया, क्या कहा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाओ, ट्रैकिंग हो बाबू, ट्रैकिंग एनपीए, एनपीए जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो सबको ट्रैक करो, पकड़ो लोगों को और पकड़ पकड़ के पैसा वसूल करो। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक कब कब खुले, एचडीएफसी 94 में, आईसीआईसीआई 94 में, एक्सिस बैंक जो कि यूटीआई बैंक थी फॉर्मली, ये सवाल पूछा गया है। खैर ये सवाल तो बैंकिंग का ही एग्जाम था उसमें पूछा गया था, लेकिन एक बार सीपीओ का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था कि यूटीआई बैंक जो पहले किस नाम से थी, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड, क्या है इंडसलैंड बैंक 1994 में। ठीक है, तो ये सब बैंक की कहानी है जो आपको समझनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर रिकमेंडेशन अब दिया टेक्निकल टर्म में, कहा कि एटीएम, जो भैया इतना भीड़ में लोग खड़े होकर के पैसा निकालने और जबर करने आ रहे हैं, उन सबको फ्री अप करो थोड़ा सा, और एटीएम की सुविधा दो, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दो, आईबी दो उन लोग को, इंटरनेट बैंकिंग। ये सब रिकमेंडेशन इन्हीं का था, नरसिम्हा कमेटी का ही था, तो इन्होंने ऐसा दिया। उसके बाद इन्होंने कहा इंट्रोडक्शन ऑफ कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीएस इन्हीं का दिया हुआ है, तो एटीएम इन्हीं का सजेस्ट किया हुआ है। तो इन्होंने इस तरह का रिकमेंडेशन देने का काम किया, जिसके वजह से हमारा जो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की स्थिति 1921 के बाद, हम लोगों ने अच्छे से फॉरेन बैंक को इनवाइट किया था, आइए आकर के कहानी यहाँ पर अच्छा से अपना बनाइए। और इस तरह से हमारा ये बैंकिंग का आपको संदर्भ समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया से बताया बाबू, इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, ऐसा सब कोई बोलता है, लेकिन हम भी ऐसा ही बात बोलेंगे कि इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन बहुत बेहतरीन बेहतरीन मास्टर हैं इस हमारे इंडस्ट्री में। तो इस तरह से आप कहीं से पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, आप लोग क्या करिए, हर टीचर को बात को फॉलो करिए, उनके कही गई बातों को एक ऐसे नोट्स जरूर बनाइए जरूर, और बना करके उनकी बातों को रिस्पेक्ट करिए कि हाँ कह रहे हैं कि पीटी प्लस मेन साथ में पढ़ना है तो पढ़िए, भला ही नहीं पढ़ो अलग बात है, लेकिन मुड़ी हिला देना, हाँ हाँ सर बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी तरह का समस्या हो आप लोग इस पे एकदम हमको कांटेक्ट करिए, एकदम हमसे बतियाइए, हाल चाल एकदम बढ़िया, कोई भी दुख दर्द हो, किसी तरह का प्यार मोहब्बत, दिल टूटा आशिक सब कोई, किसी तरह का समस्या हो इस पे एकदम बात करें हमसे। और उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल पे करें, ताकि इसका नोट चाहिए ना जी, इसका पीडीएफ चाहिए, इसमें तो पूरा रंगीन कर दिए हैं हम। और विजिट आर वेबसाइट, यहाँ पर हम बात करेंगे आपको कि बहुत अभी हम कोर्सेज लाए हैं 71st के लिए, तो जाइए इनरोल करिए, हम हैं वहाँ, बहुत सारे हमारे शिक्षक हैं वहाँ आपको मिलेंगे और पढ़ाएंगे आपको। नहीं तो यूट्यूब पे तो है ही, यूट्यूब पे पढ़िए बढ़िया से मन लगा करके, कोई खर्च करने का जरूरत नहीं है, बढ़िया से पढ़िए, हम सारे सिलेबस को हम कवर कराएंगे ही, और जल्दी
बिहार स्पेशल आप लोग के लिए लाते हैं, समस्या आप लोग का दूर करते हैं, बिहार स्पेशल लाते हैं, बिहार का देखते हैं, बजट उजट भी बढ़िया से, अभी इसलिए नहीं करा रहे हैं, बजट थोड़ा सा एंड में कराएंगे ताकि आप लोग को याद रहे अच्छे से। और हम यही कहेंगे कि अच्छे से पढ़िए, लू का बात ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत अच्छा है, खुद को हाइड्रेटेड रखिए, बढ़िया से ध्यान रखें और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्माइलिंग, स्टडी हार्ड। थैंक यू।